जय हिंद साथियों, मैं पंकज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार पीके एजुकेशन 17 के ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म में। सीटेट आप देखेंगे हिंदी शिक्षण के अंतर्गत 15 प्रश्न आपके हिंदी पेडालॉजी से आते हैं। तो पेडालॉजी के प्रश्न ऐसे होते हैं कि आप इसको एक बार अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे, कम से कम आप पॉजिटिव और नेगेटिव शब्दों को समझ लेंगे तो आप आसानी से 15 में 15 सही कर जाएंगे। तो उसके लिए इससे पहले ही हमने अपने चैनल पे टैग वर्ड का वीडियो डाला हुआ है, पॉजिटिव और नेगेटिव, सकारात्मक और नकारात्मक शब्दों का। अगर वो वीडियो आप देख लेंगे तो आप पेडालॉजी में अच्छा करेंगे। तो आइए उसी के अंतर्गत हिंदी पेडालॉजी के अंतर्गत 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो आप देखेंगे कि 2021 के प्रीवियस ईयर के वर्षों में ये प्रश्न आए हुए हैं और आपको हूबहू ऐसे प्रश्न इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि सीटेट एक ऐसी परीक्षा है जहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी प्रश्न आपके रिपीट होते हैं। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। इन प्रश्नों को देखने से आपको ये पता चलेगा कि कैसे प्रश्न आते हैं और आप देखेंगे कि इसी प्रकार के प्रश्न इस बार भी आपको देखने को मिलेंगे। आप थोड़ा सा अपना दिमाग पॉजिटिव रूप से सोचेंगे। आपको हमेशा बच्चे को भगवान के रूप में ही देखना है, बच्चे को हमेशा सर्वोपरि रखना है। कोई भी चीज़ हो आपको बच्चे के परिप्रेक्ष्य में ही सोचना है। कम से कम आप इतना सोच के किसी भी प्रश्न को, पेडालॉजी के प्रश्नों को हल करेंगे तो आप आसानी से उस प्रश्न को सही कर जाएंगे। तो आइए इन प्रश्नों को देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की बात करें तो इसमें देखेंगे, इसमें आपसे पूछा है, यदि एक शिक्षक बच्चों को शब्दावली सिखाने में मदद करना चाहता है तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा। आपको यहाँ पे ये बताना है कि एक शिक्षक है जो बच्चों को शब्दावली कोई सिखाना चाहता है, तो बच्चे को शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए, कौन सा तरीका सबसे प्रभावशाली होगा, आपको इसमें ये बताना है। तो आप को यहाँ पे पहला ऑप्शन देखेंगे तो कहानी और चित्रों का प्रयोग आप करेंगे, कि दोहराव का प्रयोग करेंगे, कि लिखित अभ्यास का प्रयोग करेंगे, कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अगर आप थोड़ा सा वो टैग वर्ड वाली हमारी वीडियो आपने देखा होगा तो वहाँ पे इन सारे शब्दों का मैंने जिक्र किया हुआ है, आपको बताया हुआ है। तो दोहराव की जहाँ पे भी बात आ जाए आप देखेंगे कि वो आपका नकारात्मक हो जाता है। तो वो नकारात्मक हो जाएगा। तो नकारात्मक यहाँ पे नहीं पूछा है, पॉजिटिव रूप में पूछा है, तो आपको पॉजिटिव आंसर देना है। तो पहला दूसरा विकल्प नहीं होगा। उसके बाद आप देखेंगे लिखित अभ्यास का प्रयोग। आपको लिखित अभ्यास कभी कराना ही नहीं है। जहाँ पे भी ये बात आ जाए वहाँ पे भी आप देखेंगे ये नेगेटिव यानी नकारात्मक होगा। और पाठ्य पुस्तक आधारित कभी होना ही नहीं चाहिए। इसका भी जहाँ प्रयोग किया जाएगा आप देखेंगे कि वो नकारात्मक हो जाएगा। तो आपका बचा एक कहानी और चित्रों का प्रयोग। जी हाँ, आप अधिक से अधिक कहानी और चित्रों का प्रयोग करके कोई भी बच्चे को आप समझाएंगे, सिखाएंगे। तो जहाँ पे भी ऐसी बात आए तो आप उसे आंख मूंद के मार देंगे, वो विकल्प आपका सही होगा। तो इस प्रकार से पॉजिटिव और नेगेटिव आपको छांटने आना चाहिए, तो आप पेडालॉजी के प्रश्नों को आसानी से कर जाएंगे। आइए वही दूसरे प्रश्न को देखते हैं। तो दूसरे प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है, बहुभाषावाद शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है। बहुभाषा शिक्षा का एक ऐसा संसाधन है जिसका उद्देश्य क्या है, अर्थात आपको पॉजिटिव वे में आपका इसका आंसर देना है। तो आइए देखते हैं पॉजिटिव इसमें कौन सा है। शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का उपयोग करना, ये यहाँ पे तो अभी तक सही दिखा रहा है, सही है, बच्चों के परिप्रेक्ष्य में कही जा रही है वही। आइए आगे और देखते हैं। बच्चों को यथासंभव अधिक से अधिक भाषाएं सिखाना, जहाँ पे भी अधिक से अधिक की बात की जाए तो वो आपका विकल्प नेगेटिव होगा, अर्थात ये विकल्प यहाँ पे आपका नहीं होगा। शिक्षण अधिगम के लिए शास्त्रीय भाषाओं का उपयोग, बच्चों के लिए आपको शास्त्रीय भाषा का उपयोग कभी नहीं करना है, तो उस परिप्रेक्ष्य में आपका ये भी विकल्प नहीं होगा। नौकरियों के लिए अंग्रेजी भाषा और संस्कृति के लिए मातृभाषा सिखाने के लिए सक्षम बनाना, तो यहाँ पे नौकरी बच्चों के अभी सिखानी नहीं है, संस्कृति के लिए मातृभाषा सिखाने के लिए सक्षम बनाने की कोई बातें नहीं कही गई है। तो आप देखेंगे कि जो पहला विकल्प दिया हुआ है आपका यहाँ पे कि शिक्षण अधिगम के लिए बच्चों की भाषा का ही प्रयोग करना, जी हाँ, ये आपका विकल्प यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप देखेंगे कि आपको अधिक से अधिक बच्चों की जो भाषा होगी वही आपको वहाँ पर प्रयोग करना है। तो जहाँ पर भी बच्चों की भाषा की बात आइए प्रयोग करने की, तो आपका विकल्प पॉजिटिव वे में वो सही होगा। तो आइए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे तीसरा
तीसरा प्रश्न में आपका यहाँ पे पूछा हुआ है कि किसी पाठ्य सामग्री से कोई विशिष्ट सूचना निकालने के लिए उद्देश्य से उस पाठ्य सामग्री के किस अंश को बारीकी और गहनता के साथ पढ़ने का कौशल कौन सा अवबोधन कहलाएगा, आपको ये बताना है। अवबोधन आपको बताना नहीं, यानी पॉजिटिव वे में आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला आपका देखेंगे अनुमानिक दिया हुआ है, वैश्विक दिया हुआ है, स्थानीय दिया है, लेन देन दिया हुआ है। तो इसमें आप देखेंगे वैश्विक भी नहीं होगा, स्थानीय भी नहीं होगा, लेन देन भी नहीं होगा। जो आपका अनुमानिक भाषा होगा आपका उस इसमें आप देखेंगे कि यही होगा, तो इसमें आप ये लगाएंगे। क्योंकि अगर इसमें ये बात की जाए तो आप देखेंगे कि पाठ्य सामग्री में कोई भी विशिष्ट सूचना निकालने के लिए उद्देश्य के उस पाठ्य सामग्री को किसी अंश की बारीकी और गहनता को पढ़ने के लिए कौशल अनुमानिक का प्रयोग किया जाता है, तो इसलिए आपका विकल्प ये सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, चौथे प्रश्न की बात करें। तो चौथे प्रश्न में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा हुआ है कि बहुबुद्धि के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि भाषा से संबंधित है, आपको ये बताना है। भाषा से संबंधित बुद्धि कौन सी है आपको बताना है। प्रवाह सटीकता बुद्धि, जहाँ पे भी सटीकता की बात कही जाए वो आपका वो नेगेटिव हो जाएगा, वो होगा ही नहीं। उसके बाद भाषाई मौखिक बुद्धि, आप देखेंगे जहाँ भाषा बच्चों के संदर्भ में बच्चों की भाषा मौखिक बुद्धि ही करना है, तो आपका यहाँ पे तो अभी तक सही है। आइए आगे देख लेते हैं। शब्दावली व्याकरण बुद्धि, जहाँ पे भी व्याकरण की बात की जाए वो भी आपका नेगेटिव होगा। दृश्यात्मक स्थानिक बुद्धि, स्थानिक बुद्धि कभी होगा ही नहीं, तो इसलिए ये भी नहीं। तो इसमें आप देखेंगे विकल्प दूसरा भाषायिक मौखिक बुद्धि आपका सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको पेडालॉजी के प्रश्नों को एक बार सावधानी से पढ़ के हल करना है। आप सावधानी से पढ़ के दिमाग शांत चित्त मन में रख के करेंगे तो आप आसानी से प्रश्नों को कर ले जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न पाँचवें प्रश्न को देखते हैं। तो पाँचवें प्रश्न में देखेंगे आपसे इसमें कहा है इनमें से कौन से बहुभाषा के लाभ हो सकते हैं। बहुभाषा के आपको लाभ बताना है कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पहला विकल्प दिया हुआ है समृद्ध शब्दावली व प्रभावशाली आपका भाषण, ये हो सकता है। प्रभावशाली की जहाँ पे भी बात की जाए आपका वो विकल्प पॉजिटिव होगा। उसके बाद दूसरे की बात करेंगे तो अन्य संस्कृति के प्रति सहिष्णुता और सम्मान, ये भी आपका विकल्प सही होगा। उसके बाद सीमित रोजगार, सीमित रोजगार की कभी बात ही आपको नहीं करनी है, जहाँ पे भी ऐसी शब्दावली देखने को मिले आपको तो आपका गलत होगा। उसके बाद पराभाषिक जागरूकता, ये आपका विकल्प सही होगा। अर्थात पहला तीसरा और चौथा जिसमें आपका दिया रहेगा तो वो सही होगा। तो इसमें आप देखेंगे डी विकल्प में पहला दूसरा और आपका चौथा दिया हुआ है, अर्थात तीसरा एक बस गलत है, तो इस प्रकार से ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले छठे प्रश्न की बात करें। तो छठे प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई बच्चा भाषा की मदद से अपने स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है लेकिन वह भाषा दूसरे के लिए श्रव्य नहीं है तो उसके वाचन को क्या आप कहेंगे, आपको यहाँ पे ये बताना है। आंतरिक भाषा कहेंगे कि निजी भाषा आप कहेंगे कि सामाजिक भाषा कहेंगे कि आत्म केंद्रीय भाषा आप कहेंगे, आपको इसमें से ये बताना है। तो जो आप देखेंगे कि बच्चा भाषा की मदद से स्वयं के कार्यों को निर्देशित करता है लेकिन भाषा दूसरों के लिए श्रव्य नहीं है तो उसे हम आंतरिक भाषा कहते हैं। तो आप ये ध्यान में रखेंगे, ये आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्न है। आप देखेंगे कि आपको इस बार भी ऐसे प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, तो वीडियो को एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें। तो अगले प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा है भाषा विज्ञान की कौन सी शाखा संदर्भ में भाषा से जुड़ी हुई है। भाषा से जुड़ी हुई आपको बताना है कौन सा है। अर्थ विज्ञान है आपका, उपयोगिता विज्ञान है कि आपका आकृति विज्ञान है कि आपका स्वर विज्ञान है, आपको ये बताना है। भाषा से जुड़ी हुई आपकी कौन सी भाषा है, आपको इसमें से ये बताना है। तो जो आपका उपयोगिता विज्ञान है वो जुड़ी हुई है, तो अर्थात आपका ये सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें, आठवें प्रश्न की। तो आठवें प्रश्न में देखेंगे आपसे पूछा हुआ है एक बोली मानक बोली का दर्जा पाने के लिए किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ता है उस बोली को, तो आपको वो बताना है। तो पहले विकल्प में देखेंगे दिया हुआ है पहले चयन आपका संहिताकरण उद्देश्य का निर्धारण। उसके बाद दूसरे विकल्प में देखेंगे चयन स्वीकृति संहिताकरण एवं उद्देश्य का निर्धारण। उसके बाद चयन उद्देश्यों का निर्धारण संहिताकरण एवं स्वीकृति। वही अगले विकल्प की बात की जाए तो उसमें आप देखेंगे आपका दिया हुआ है चयन स्वीकृति
संहिताकरण और उद्देश्यों का निर्धारण। आपको ये बताना है किसी भी बोली को दर्जा पाने के लिए, मानक बोली का दर्जा पाने के लिए किन किन चरणों से आपको गुजरना पड़ता है, आपको इसमें यही पूछा है, आपको यही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले उस बोली का चयन किया जाता है, उसके बाद उसका संहिताकरण किया जाता है और उसका उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। तो अर्थात आपका विकल्प ये इसमें सही होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न आप देखेंगे पेडालॉजी के अंतर्गत का आते हैं, तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा प्रेजेंट ऑफ माइंड रखेंगे तो उन प्रश्नों को आप आसानी से कर ले जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो मान्यताओं का वह समूह जो इस बात की व्याख्या करता है कि भाषा संरचनाएं या नियमों का समूह है, किस रूप में जाना जाता है। आपको भाषा का वो नियमों का समूह है उसको किस रूप में जाना जाता है, आपको इसमें ये बताना है। तो इसमें आप देखेंगे पहला विकल्प में दिया हुआ है आपका संप्रेक्षात्मक उपागम, उसके बाद अंतःक्रिया उपागम, संरचनात्मक उपागम, निवेश उपागम। आपको इसमें से यही बताना है इसमें से आपका कौन सा विकल्प आपका सही होगा। तो आप देखेंगे कि आपका जो दिया हुआ है संरचनात्मक, बच्चे को हमेशा संरचनात्मक उपागम के अंतर्गत ही आपको सिखाना है, तो आपका विकल्प सी इसमें सही होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो आप देखेंगे चौमस्की से जुड़े हुए प्रश्न आपके काफ़ी बनते हैं पेपर में, तो चौमस्की को आपको एक बार अच्छे से देख लेना है। चौमस्की का हमने सेपरेट वीडियो बना के अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहाँ से उस वीडियो को जाके देख लेंगे तो आपका सारा क्लियर हो जाएगा वहाँ से। तो देखेंगे कि चौमस्की के अनुसार भाषा के अर्जन का आधार क्या है। भाषा के अर्जन का आधार आपको बताना है इंद्रियों से प्राप्त अनुभव, भौतिक अनुक्रिया, वाय, अंतर्जात। तो आपको यहाँ पे देखने से ही पता चल जाता है कि अंतर्जात होगा नहीं, बाह्य होगा नहीं, भौतिक अनुक्रिया कुछ होता नहीं है। तो इंद्रियों से प्राप्त अनुभव ही आपका भाषा अर्जन का आधार है, तो आपका विकल्प ए इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें तो अगले में आप देखेंगे व्याकरण शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी विधि कौन सी है। व्याकरण हेतु सबसे उपयोगी विधि, व्याकरण का आपको शिक्षा देना है बच्चों को, तो सबसे उपयोगी विधि आपका कौन है, आपको उसमें ये बताना है कि लेक्चर विधि है, कि उसके बाद आपका दिया हुआ दूसरा आगमन विधि है, कि निर्देशन विधि है, कि उसके बाद आपका वार्तालाप विधि है। तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आपका इसमें दिया हुआ है आगमन विधि। आगमन विधि के तहत आप बच्चों को सिखाएंगे, बताएंगे, तो बच्चा आसानी से आप उसको देखेंगे सीख जाता है, तो इसमें आपका आगमन विधि होगा। आइए वही अगले प्रश्न की बात करें 12वें प्रश्न की, तो 12वें प्रश्न में देखेंगे राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005। आप देखेंगे इससे जुड़े हुए प्रश्न आपके हर शिफ्टों में जरूर एक देखने को मिलते हैं, तो इसका भी सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पे डाला हुआ है, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो आपको इसमें ये बताना है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर किस भाषा के अनुदेशन के माध्यम बनाने की सिफारिश किया है। वो मातृभाषा को किया है कि क्षेत्रीय भाषा की, 8वीं अनुसूची में सम्मिलित कोई भी भाषा की अंग्रेजी। तो आपको यहाँ पे देखने से ही पता चल जाता है अंग्रेजी आपका होगा नहीं, क्षेत्रीय भाषा होगा नहीं, 8वीं अनुसूची की भाषा होगा नहीं, तो आपका बचा है केवल मातृभाषा। तो इस प्रकार से आपको विकल्पों को छांटने आना चाहिए। तो आप प्रश्न आपको नहीं भी आता रहेगा तो आपको अगर विकल्प छांटने का पता आ जाएगा, इतना समझ जाएंगे, तो आप आसानी से देखेंगे उन प्रश्नों को कर ले जाएंगे। तो आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं, 13वें प्रश्न की बात देखते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दिया हुआ है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, आपकी कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, अवधी है कि नागपुरी है कि बोडो है कि राजस्थानी है। तो आपने थोड़ा भी भाषा के बारे में आपको पता होगा, तो आप देखेंगे कि जो यहाँ पे बोडो भाषा दिया हुआ है ये उसमें शामिल किया गया है, तो आपका यहाँ पे ये विकल्प सही होगा। आइए वही 14वें प्रश्न की बात करें तो इसमें आप देखेंगे सृजनात्मक लेखन के विकास के लिए सबसे उपयुक्त अभ्यास क्या हो सकता है। औपचारिक लेखन, अनौपचारिक लेखन, प्रतिवेदन लेखन, तो निबंध लेखन। तो यहाँ पे भी आप देखने से ही समझ सकते हैं आपका निबंध लेखन होगा नहीं, प्रतिवेदन कुछ होता नहीं है, औपचारिक नहीं होगा, यहाँ पे अनौपचारिक होगा। तो आपका विकल्प इसमें आप देखेंगे ये सही हो जाएगा। आइए वही अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। तो अंतिम प्रश्न को देखेंगे पेडालॉजी का, हिंदी पेडालॉजी के अंतर्गत। तो इसमें आप देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कौशल के शिक्षण हेतु सबसे उपयोगी है, आपको वो बताना है। कविता वाचन की भाषा, कि कक्षा में नाटक करना,
वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजित करना, तो भाषण प्रतियोगिता का आयोजन करना। तो जहाँ पे भी नाटक मंचन अभिनय की बात आ जाए तो आपको विकल्प वो आँख मूंद के सही मार देना है पॉजिटिव रूप में, तो आपका विकल्प वहाँ पे सही हो जाएगा। तो कक्षा में नाटक करना की बात यहाँ पे दे दिया है तो आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। आप देखेंगे कि ये 2021 में जो आपके पेपर हुए थे 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी को जो हिंदी शिक्षण के अंतर्गत जो 15 प्रश्न आपके पेडालॉजी के आए थे, तो उन सभी 15 प्रश्नों को हमने इस वीडियो में लिया हुआ है। तो इन प्रश्नों को आप देख लेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे ही प्रश्न आपके पेडालॉजी के अंतर्गत हिंदी के बनेंगे। आप थोड़ी सी सावधानी से अच्छे से समझते हुए करेंगे तो आप 15 में 15 सही कर ले जाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो आपको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कुछ और प्रश्नों को लेके। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।